नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक शानदार संकल्पना जिसका नाम है आपके पास यहाँ पर जीन पियाजे। जीन पियाजे का एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत धुआंधार तरीके से इसमें बताऊंगा ताकि इसमें एक भी प्रश्न आपके पास यहाँ पर गलत न होने पाए, जिसमें यहाँ पर जीन पियाजे की बेसिक हिस्ट्री से लेकर के इसके पेंडुलम एक्सपेरिमेंट तक बहुत ही शानदार तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके मैं इसमें यहाँ पर स्टार्ट करूँगा। और मेरा ये मानना है कि यदि आप इस पूरे पॉइंट्स को, इस पूरे सेशन को अगर आप शानदार तरीके से सुन लेते हैं, जीन पियाजे पर आपको और कभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका प्रश्न 100% सही जाएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो जीन पियाजे है, इसने जिस क्षेत्र में काम किया वो है आपके पास यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इस पर यहां पर इन्होंने काम किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर। इसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को तो एक प्रश्न तो अपने आप में यहां पर ये आ गया कि क्या ये लर्निंग वाला बंदा है, कि ये बिहेवियर वाला बंदा है, या फिर आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करता है कि किसी व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो कैसा यहां पर डेवलप होता है, उस संदर्भ में यहां पर बात आती हुई दिखाई देती है। इसी के सिद्धांत को विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर दूसरा नाम अगर आपसे यहां पर पूछ ले इसका, तो आप यहां पर ये कहेंगे कि इसके सिद्धांत को हम यहां पर विकास अवस्था के सिद्धांत के नाम से भी जानते और पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि इसने, पियाजे ने जब अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया तो 4 अवस्थाओं में से एक्सपेरिमेंट को इन्होंने यहां पर पूरा डिवाइड किया है, इसलिए इसका नाम आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाता है कि इसे हम विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर अपने को ये याद रखना है, इसमें आजकल प्रश्न इस प्रकार के भी आने लग गए कि जीन पियाजे का जन्म कौन से देश में होता है, तो वो आपके पास है यहाँ पर ऑप्शन क्या, तो आंसर इसमें यहाँ पर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इनका यहाँ पर जन्म होता है, ये अपने को इसमें अच्छे तरीके से याद रखना है। और अगर ये बात आ जाए कि जन्म इनका कौन से ईयर में, तो ये आंसर है आपके पास 1896 में। ये प्रश्न एक बार आ चुका है कि जीन पियाजे का जन्म कौन से सन में हुआ था, तो इसका उत्तर आपके पास यहाँ पर था 1896। जब अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको अगर फैक्ट को याद करना चाहो तो जिस समय आपके ओलंपिक शुरू हुए थे ग्रीष्मकालीन 1896 में ये स्टार्ट हुए थे, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर आप इसमें याद रख सकते हो कि इनका जन्म स्विट्जरलैंड में है और 1896 में इनका जन्म होता हुआ दिखाई देता है। फिर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया और काम की बात ये याद रखना है कि ये बेसिकली बंदा जिस लाइन का है उसका नाम है आपके पास यहां पर जूलॉजी। जैसे अगर हम इवान पेट्रोविच पाव्लोव की बात करते हैं तो वो है फिजियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बाद में, पहले फिजियोलॉजिस्ट। उसकी जो जान और पहचान, उसको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो फिजियोलॉजी के कारण मिला था। तो उसी प्रकार से आपके पास यहां पर जंतु विज्ञान का ज्ञाता है, जूलॉजी वाला पॉइंट है इसके पास। और ये अपने आप में इतना बुद्धिमान इनको मानते हैं कि इन्होंने जूलॉजी में जो पीएचडी की थी वो 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने यहां पर पीएचडी इसमें कर डाली थी। मतलब एक इतना धुआंधार इनका पॉइंट आपके पास है कि पीएचडी, जैसे अगर अपन देखते हैं तो 18 साल तक तो 12वीं, फिर उसके बाद में अगर देखें तो 3 साल उसमें ग्रेजुएशन में 21 हो गए, 2 साल पीजी में हो गए 23 हो गए, और फिर 3-4 साल पीएचडी में कहीं ना कहीं लगता है, कम से कम 26-27 की अगर हम बात करें। और ये व्यक्ति ऐसा है जिन्होंने 22 वर्ष की उम्र में यहाँ पर जूलॉजी में पीएचडी कर डाली थी। फिर इसके बाद में इनकी जब भी अगर बात आती है तो कभी कभी यहाँ पर इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो ग्रंथ है, उसके बारे में भी इसमें यहाँ पर चर्चा होती है कि इनकी पुस्तक या इनका ग्रंथ जो है वो आपके पास इसमें क्या है, तो वो नाम आपके पास आता है लैंग्वेज। वो नाम है आपके पास इसमें यहाँ पर लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड के नाम से इन्होंने यहां पर अपनी पुस्तक का प्रकाशन किया। एक बार यहां पर किसी एग्जाम में प्रश्न आया है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, तो इसका उत्तर अपने को ये देना होता है कि ये जीन पियाजे के द्वारा लिखी गई किताब है। और उनकी किताब में यहां पर उन्होंने आमतौर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में कहीं ना कहीं बात इसमें यहां पर की है। फिर जब अगर हम यहां से इसमें चलते हैं तो ये इनकी थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब एक एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। यहां पर इसकी कई सारी अवधारणाएं हैं। जब अगर हम इसकी कई सारी अवधारणाओं की अगर बात करते हैं, बहुत सारी इनकी अवधारणाओं की अगर बात की जाती है,
तो उसमें सबसे पहला एक इनकी जो यहाँ पर अवधारणा आती है उसका नाम है आपके पास यहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना। जैसे मान लो अगर आपने इसे पूछ ले कि संज्ञानात्मक संरचना क्या है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए कि जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर किसी बच्चे की बात करें और उस बच्चे की जो मानसिक क्षमताएं होती है, तो जो मानसिक क्षमताओं का जो सेट होता है, तो यहाँ पर आपके पास माइंड में ऐसा होना चाहिए कि हम इसे जिस नाम से जानते हैं संज्ञानात्मक संरचना को, वो है आपके पास मानसिक क्षमताएं। और मानसिक क्षमताओं का सेट, इनका जो समुच्चय होता है, इनका जो गुच्छा होता है, उसको यहाँ पर पियाजे अपनी यहाँ पर पूरी की पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना के नाम से इसको जानते हैं। फिर पॉइंट नंबर 2 पर आपके पास यहाँ पर आता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कई बार आया है, और ये नंबर 2 का आपके पास जो शब्द है वो है इसमें अनुकूलन, जिसको आप यहाँ पर अनदर लैंग्वेज में इसको जानते हो एडाप्टेशन, जिसको आप यहाँ पर दूसरी भाषा में जिस नाम से जानते हैं वो है आपके पास यहाँ पर एडाप्टेशन। अब ये अनुकूलन क्या है, तो बेसिकली जो आप जनरल लाइफ में मीनिंग समझते हैं अनुकूलन का, वही वाला मीनिंग यहाँ पर भी इसमें आता हुआ दिखाई देगा कि जैसा समय होगा वैसा अपने आप को ढालना होगा। तो बेसिकली इसका आपके पास यहाँ पर कीवर्ड है अपने आप को ढालना। इसका मतलब ये होता हुआ दिखाई देता है इसमें कि जैसा देश होगा वैसा भेष आपको अपनाना पड़ेगा। उसी को यहाँ पर पियाजे ने अपने कॉन्सेप्ट में जिस नाम से डिफाइन किया है वो कहलाता है अनुकूलन, ये उसे हम एडाप्टेशन कहते हैं। क्योंकि आप अगर यहाँ पर साइंस और इसके संदर्भ में भी आपने कई बार इस संकल्पना को यहाँ पर पढ़ा होगा। उसने कहा कि अनुकूलित हो जाओ, जैसे वातावरण में जाओ, जैसे इन्वायरमेंट में जाओ, वैसे आपको यहाँ पर अनुकूलित होने की बात करता है। वो टाइटल क्या है, तो आंसर आपके पास इसमें अनुकूलन आता है। फिर चलें अगर हम यहाँ पर तीसरी संकल्पना की तरफ, तो बड़ा प्यारा शब्द इसमें यहाँ पर आता है तीसरा वाला, और वो आता है इसमें आत्मसातकरण। मतलब तीसरा इसका जो मेन संकल्पना है उसमें पॉइंट आपके पास क्या है, आत्मसातकरण है ना, आत्मसातकरण। इस शब्द के भरोसे ज्यादा नहीं रहना चाहिए हिंदी वालों को। फिर क्या करें हम, तो आप लोगों को इसका जो अंग्रेजी वर्जन है एसिमिलेशन, वो आपको इसमें यहां पर याद रखना चाहिए। इसकी थीम क्या है, तो पियाजे अपनी जब थ्योरी देते हैं, पियाजे जब अपनी थ्योरी देते हैं तो कहते हैं कि जब बच्चा, क्योंकि पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इन्होंने अपने बच्चों पर किया, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इन्होंने अपने बच्चों पर किया और उसी थ्योरी को पूरी दुनिया के ऊपर लागू कर दी। और आज तुम हम सब बैठ करके यहाँ पर पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो बात आती है इसमें यहाँ पर एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन की जो मेन थीम है वो है आपके पास यहाँ पर ज्यों का त्यों। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा प्रारंभ में छोटा होता है तब उसका खोखा पूरा खाली होता है। खोखे से मतलब इन सेंस यहाँ पर उसकी मानसिक संरचना से है, उसके संज्ञानात्मक संरचना से है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि उसको जो जो मिलते जाता है उसको ये नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, जो आ रहा है सब आन दो। तो यहाँ पर जब उसके पास, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हो सकता है इसमें वो कुछ यहाँ पर असत्य बातें, गलत बातें भी सीखता है, तो आंसर आता है कि यस। लेकिन क्या वो जिंदगी भर रहती है असत्य बातें, तो आंसर आती है नो। तो उन्होंने यहाँ पर अगर आपसे पूछता है कि एसिमिलेशन क्या, तो ज्यों का त्यों, उसमें यहाँ पर किसी प्रकार का छन्ना नहीं लगाना, किसी प्रकार की उसमें वहाँ पर छलनी नहीं लगाना, और जैसा आपके पास आता जा रहा है सब जो है उसको उसी रूप में आने दो। जैसे मान लो अगर एक 4 पैर का जानवर उसके सामने आया, तब वहां पर उसे कहा कि ये जो है कुत्ता है, अगर बकरी आ जाएगा तो कहेगा, हो सकता है कि उसकी कहने की संभावना है कि ये भी जो है कुत्ता है। यदि सुअर आया तो उसकी कहने की संभावना है कि ये भी कुत्ता है। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर एसिमिलेशन टाइप में जो उसको मिला है, जैसा मिला है, उसको सही मिला है तो सही ले लिया, गलत मिला है तो गलत ले लिया है, उसके पास वहां पर छलना नहीं था। तो फिर यहां पर पियाजे ने कहा कि अब आगे क्या प्रारंभ में ऐसा होता है, यस, तुम्हारे हम सब के साथ इसी प्रकार की घटनाएं होती है। तब पियाजे ने यहां पर इसमें चौथा शब्द इसमें जब देते हैं, और वो कौन सा देते हैं, तब उन्होंने यहां पर दिया जो है उसका नाम है आपके पास, उसको उन्होंने कहा समाविष्टीकरण, नाम दिया उसको यहां पर समाविष्टीकरण। मेरा मानना है कि ये भी आपका बहुत ज्यादा भला करने वाला शब्द नहीं है। आप इसका अंग्रेजी याद रखें, कभी आपका प्रश्न जो है इसमें गलत नहीं होगा। इसका अंग्रेजी है वो है आपके पास एक्मोडेशन के नाम से अपन इसको यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं। ये क्या है,
तो इसको ऐसे याद करिएगा, वन वर्ड टाइटल में आपके पास कि ये आया मोडेशन, मोडेशन से बनाया आपने मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन को हिंदी में लिया संशोधन। जब अगर आपने यहां पर बात की तो बेसिकली ये वाला जो टाइटल आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया, तो इसमें यहां पर उन्होंने कहा कि हमने इस वाली प्रोसेस के अंतर्गत जैसा मिला था वैसा का वैसा हमने, जैसा मिला था हमने वैसा का वैसा इसमें सीख लिया। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, तो आंसर आया कि इसमें यहां पर हम संशोधन करेंगे। इसका मतलब है कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता, वो बिल्ली भी हो सकती है, वो भेड़ भी हो सकती है, वो बकरी भी हो सकती है, वो भैंस भी हो सकती है, वो बैल भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि यहां जो आप सीखते हो, सही गलत का अंदाजा नहीं था, सब आने दिया। यहां पर जब आपके पास पॉइंट ये है कि सब आ गया, लेकिन उसके समय के सापेक्ष में फिर धीरे धीरे वो अपने ज्ञान को मॉडिफाई करता है और उसको दुनियादारी भी बच्चे को समझ में आने लगती है कि हाँ यार, हर 4 पैर वाला जानवर यहां पर ये नहीं हो सकता। तब उस वाली स्थिति को इसमें यहां पर पियाजे ने क्या नाम दिया, तो उसको उन्होंने यहां पर नाम दिया समाविष्टीकरण, जिसको हम यहां पर एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। फिर जब यहां से इसमें आगे की तरफ बढ़े तो पॉइंट आपके पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया कि क्या ये इतना आसान है कि यहां हमने जो सीखा है सही गलत उसका नहीं पता, अब यहां पर हमने उसमें मॉडिफाई करा, तो मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है। तब ये अपने सिद्धांत के अंतर्गत एक 5वां शब्द उठाते हैं और जिसका नाम है आपके पास यहां पर संतुलन। इस संतुलन का भी आपको अंग्रेजी कहीं ना कहीं याद रखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी के बिना ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पर अधूरा होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आप पता चले वहाँ पर इसका और ट्रांसलेशन कुछ आ गया तो कम से कम पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम के नाम से उन्होंने यहाँ पर जाना। अब ये क्या है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसने ये कहा कि बेटा पहले तेरे को जो मिला वो तूने सब सारा ले लिया, बोले हाँ ले लिया, उसमें सही गलत। अब तेरे को हम ये बता रहे हैं कि इसमें संशोधन कर ले, तो संशोधन इतना आसान नहीं है। तो उसने कहा कि जब नया ज्ञान और पुराना ज्ञान, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ, नए ज्ञान को पुराने ज्ञान के साथ जोड़ता है, तो कभी कभी उसके द्वारा जो पहले से सीखी गई जो चीज़ें होती है वो जब गलत होती है तो उसको एकदम से इस माइंड से हटा करके उसको रिसाइकल पिन में ले जाना उसके लिए बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आपने ये कहा आपके बच्चे से कि बेटा इसका मतलब ये नहीं होगा, ये होगा, बोले नहीं मेरी मैडम ने बताया है। अरे बोले नहीं ये सही है, इसका मतलब ये सही है। नहीं पापा, नहीं मम्मी, मेरी मैडम ने बताया है और मेरी मैडम ने बताया, इसका मतलब है कि यदि उसकी मैडम के द्वारा उसको एसिमिलेशन के अंतर्गत कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी गई है तो वो वहां से उसमें संशोधन करने को तैयार नहीं होता। लेकिन हम उसको ये कहते हैं कि बेटा समय के सापेक्ष में उसको संशोधन करना पड़ेगा, और जब संशोधन करना पड़ेगा तो तू यहां से जब एसिमिलेशन से एकोमोडेशन के मध्य आएगा तो अपने आप में संतुलन बना। दिमाग को ज्यादा जो है वो परेशान मत कर। हमने ये बताया तेरे को कि ये सही वाली चीज है। पहले तेरे पास ठीक है कि तेरी मैडम ने भी यहां पर कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तेरे सर ने भी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे दी होगी। अब इसको तू जो है यहां पर समय के सापेक्ष में उसमें सुधार ले। तो उसने कहा कि जब बच्चा नए ज्ञान से पुराने ज्ञान की तरफ, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान के मध्य जब उसमें वहां पर उसको मिलाता है और उसके मध्य यदि कोई इनबैलेंस वाली चीजें होती है तो पियाजे कहता है कि बेटा तेरे को इनबैलेंस में यहां पर नहीं जाना है, तेरे को यहां पर रहना है संतुलन पर, इक्विलिब्रियम पर रहना है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपके पास यहां पर संतुलन के नाम से जाना जाता है। मैं मानता हूं कि आपके लिए हर एक संकल्पना शानदार काम की है और इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है यदि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुल मिलाकर के इक्विलिब्रियम क्या होता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ठीक है। पहले अगर हमारे पास कोई गलत नॉलेज था, अब उसमें से उसको हटा करके उसके स्थान पर सही नॉलेज रखते हैं। थोड़ी सी मन में बेचैनी तो होती है, लेकिन उस बेचैनी को बेचैनी में न लाने दे करके अपने आप को, अपनी मानसिक क्षमताओं को संतुलन के पायदान पर रख करके उसको जब हम काम करते हैं तो उसे जिस नाम से पियाजे ने जाना वो पॉइंट क्या कहला है तो उसे अपन यहाँ पर संतुलन के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पर इनकी संकल्पना में जो अगला एक शब्द बड़ा प्यारा आता है और वो शब्द इसमें यहाँ पर क्या है तो वो नाम है आपके पास यहाँ पर स्कीमा। इसका हिंदी बड़ा डिफिकल्ट है, मत जाना इसमें हिंदी में यहाँ पर हिंदी इसका मंतव्य, अंग्रेजी है इसका स्कीमा। इसको आप ऐसे ले यहाँ पर कि पियाजे इसके संदर्भ में क्या कहते हैं। तो पियाजे ये कहते हैं
कि बेसिकली स्कीमा मतलब स्कीम, ये ले लिया अपन ने यहां पर स्कीम। और स्कीम मतलब क्या, तो आपने ये कहा कि स्कीम मतलब कोई प्लान, प्लान मतलब क्या, तो उसने यहां पर कहा कि कोई न कोई योजना। तो जब भी अगर हम यहां पर कोई काम करते हैं और काम करने से पहले जब अगर हमारे पास यहां पर किसी न किसी प्रकार का इस मेंटल स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो प्लान तैयार होता है, उस प्लान को हम यहां पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास स्कीमा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास ऐसा जाएगा, जब आप ऑप्शन देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि जो मानसिक संरचना होती है उस मानसिक संरचना को हम यहां पर जिस रूप में डिफाइन करते हैं वो टाइटल आपके पास क्या कहलाता है, स्कीमा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए किसी एग्जाम के लिए अगर आपके पास 40 दिन का समय है तो पहले ही इस मेंटल को ये कहा जाता है कि बेटा 40 दिन का सही सही प्लान बना ले। तो उस पॉइंट को आप यहां पर स्कीमा के रूप में कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं, है ना। फिर यहां से चलते हैं तो एक बड़ा ही सुंदर इन्होंने शब्द दिया, और सुंदर शब्द इसमें यहां पर क्या है, तो वो शब्द है इसमें जिसका नाम है क्षैतिज, फिर लिखा इन्होंने यहां पर डेकल, और फिर लिखा यहां पर उन्होंने आयु। पियाजे अपनी थ्योरी में इस शब्द की चर्चा करते हैं, क्षैतिज डेकल आयु शब्द की भी इसमें यहां पर चर्चा वो करते हैं। जब अगर अपन उसकी चर्चा की अगर बात करें तो वो इसमें यहां पर क्या कहते हैं, तो उसने ये कहा कि जब आपने बच्चे को कोई एक टास्क दे दिया है ना, जब बच्चे को आपने कोई एक टास्क काम करने को दे दिया, जब आपने एक टास्क उसको दे दिया, उस एक टास्क को उसने सफलतापूर्वक कर दिया, लेकिन उसी समय वापस आपने दूसरा टास्क भी अगर दे दिया तो बहुत आसानी से उसको कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस वाली स्थिति को उन्होंने यहां पर जिस नाम से डिफाइन किया पियाजे ने, वो कहा कि मैं इसे यहां पर क्षैतिज डेकल आयु के नाम से जानता हूं। कई बार प्रश्न आया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्षैतिज डेकल आयु, तब अपने पास ये रहता है कि बच्चे ने एक टास्क सफलतापूर्वक कर लिया, दूसरा टास्क उसको उसी समय करने के लिए दे दिया गया। तो पहला टास्क उसने सफलतापूर्वक कर लिया था, लेकिन जब यहां से वो दूसरे टास्क की तरफ गया तो उसमें थोड़ा सा वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं था। उसी को यहां पर पियाजे ने जिस नाम से जाना और पहचाना, उसे यहां पर क्षैतिज डेकल आयु के नाम से जानते हैं, है ना। फिर यहां से चलते हैं इसमें, तो अगला पॉइंट आपके पास आया इसमें, जैसे यहां तक आपके पास जो पॉइंट हो गए थे इनके उदाहरणों में 7। फिर अगर देखें तो इन्होंने जो 8वां वाला इन्होंने टाइटल लिया, उसमें वहां पर एक शब्द लिया इन्होंने विकेंद्रीकरण। वैसे तो नाम बड़ा सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 8वां कॉन्सेप्ट या अपनी थ्योरी में यहां पर समझाते हैं विकेंद्रीकरण का। इसको यहां पर इन्होंने नाम दिया, वो दिया डिसेंट्रिक, है ना। इसको जो नाम दिया इंग्लिश में वो दिया डिसेंट्रिक। जब विकेंद्रीकरण की बात करें, डिसेंट्रिक की बात करें, तो उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे के जीवन में क्या कोई समस्याएं आती हैं, तो आंसर है कि हाँ, बच्चे के जीवन में क्या सभी बड़ों के जीवन में भी समस्याएं आती है। तो इस विकेंद्रीकरण की सहायता से जीन पियाजे ने यह बताने का प्रयास किया कि बेटा तेरे जीवन में यदि समस्या आती है तो एक समस्या के अनेक समाधान हो सकते हैं, एक समस्या के अनेक समाधान हो सकते हैं। तो किसी एक पर फोकस मत कर। तेरे को ये लगता है कि यार ये भी हो सकता है, 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 तो इसका आंसर आता है कि हाँ, इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी समस्या को देख सकते हैं। आंसर यस। जीवन के पड़ाव में आप लोग, हम लोग भी कभी कभी अपनी समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई एक समस्या आती है तब हम उस एक समस्या का एक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक साथ यदि हमारे इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सहायता से अगर कई सारे समाधानों खोज लें तो कोई ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो उस पर वहां पर बैठ जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसे यहां पर पियाजे जिस नाम से जानते हैं वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, इसे डिसेंट्रिक के नाम से या विकेंद्रीकरण के नाम से जानते हैं। फिर यहां से जब इसमें आगे बढ़ेंगे तो अब यहां से इसका बड़ा पावरफुल जोन चालू होगा। पावरफुल जोन की बात करें तो उसमें यहां पर नाम आएगा, सबसे पहले वो टाइटल आया इसमें यहां पर अवस्थाएं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में
कितनी स्टेजेस के बारे में यहां पर बात किया है, कितनी अवस्थाओं के बारे में बात किया है। तो सबसे पहला फैक्ट आपके पास यहां पर जब इसमें आता हुआ दिखाई देता है तो आपको ये याद रखना है कि पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, जिसे विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके अंदर इन्होंने जितनी अवस्थाओं की बात की है वो टाइटल है आपके पास यहां पर 4। इन 4 के नाम आपको क्रमशः याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार वो इन स्टेजेस को जमवा देता है कि पहली कौन सी, फिर दूसरी कौन सी, फिर तीसरी कौन सी और फिर चौथी कौन सी। तब जब अगर आपके पास यहां पर अगर अपन देखें तो इसके सिद्धांत में जो आपके पास पहली अवस्था आती हुई दिखाई देती है उसका नाम इसमें यहां पर क्या है, तो पहली का नाम है आपके पास यहां पर संवेदी गामक। पहली को हम यहां पर जिस नाम से डिफाइन करते हैं वो कहलाता है आपके पास संवेदी गामक अवस्था। दूसरी का नाम जो इसमें यहां पर जाता है वो टाइटल आपके पास आता है इसमें पूर्व संक्रियात्मक। दूसरी का नाम आपके पास है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी का नाम उन्होंने जो दिया है वो है इसमें मूर्त संक्रियात्मक, तीसरी को इन्होंने नाम दिया। और चौथी को जो इन्होंने यहां पर नाम दिया वो दिया इसमें यहां पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 नाम उन्होंने वहां पर दिए हैं अपने सिद्धांत के अंतर्गत। तो इसमें इनका क्रम है, क्रम का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अगर अपन देखें तो सबसे पहले संवेदी गामक, संवेदी गामक के बाद में पूर्व संक्रियात्मक, इसके बाद में आपके पास मूर्त संक्रियात्मक और इसके बाद में आपके पास यहां पर औपचारिक संक्रियात्मक आती है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर इसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको नाम दिया जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और इसको नाम दिया जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फर्स्ट था सेंसरी मोटर, सेकंड इज आपके पास यहां पर प्री ऑपरेशनल, थर्ड इज आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल और चौथा नाम आपके पास है यहां पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये गया कि आपको ये याद हो कि ये इसके सिद्धांत की पहली अवस्था, ये आपके पास यहां पर दूसरी अवस्था, ये आपके पास इसमें यहां पर तीसरी अवस्था और ये इसमें आपके पास यहां पर चौथी अवस्था। सबसे पहला तो काम आपको ये क्रम से भी याद होना चाहिए, किसी की भी सेट में किसी प्रकार का यहां से प्रश्न आ सकता है। दूसरा, जब अगर आपको ये याद हो जाए तो फिर आप इसको यहां पर याद करोगे कि ये आपके पास कब से हैं, तो आंसर है कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। कहीं कहीं पर किताबों में इसमें यहां पर 0 लिखा रहता है, 0 से 2 वर्ष तक। अब 0 क्या होता है भाई, बच्चे का जन्म होगा तो जन्म का कोई ना कोई तो टाइम पीरियड है, तो 0 तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी तारीख काउंटिंग हो गई ना, उसका टाइम काउंटिंग हो गया। तो अब आपके पास यहां पर आता है कि ये जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस वाली की बात अगर की जाए तो ये चलती है 2 से 7 वर्ष तक। जब इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ये चलती है 7 से 11 तक और ये वाली पॉइंट आपके पास 11 से प्लस आगे की तरफ ये जाती हुई दिखाई देती है। तो अगला आपका टास्क क्या, अगला प्रश्न आप यहां पर गलत ना होने दें, उसमें आपके पास यहां पर रहेगा कि जन्म से 2 वर्ष पहली अवस्था, दूसरी 2 से लेकर के आपके पास यहां पर 7 तक वाला पॉइंट, तीसरा आपके पास 7 से लेकर के 11 तक का पॉइंट और चौथा आपके पास यहां पर आता हुआ दिखाई देता है 11 प्लस की कहीं ना कहीं इसमें बात अपन यहां पर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। जब ये काम अगर आप सफलतापूर्वक कर लोगे उसके बाद फिर अपने को अब इसमें से यहां पर एक एक अवस्था उठानी है, जिसमें सबसे पहले आपने यहां पर पहली स्टेज का नाम लिया था वो क्या था, तो अपन ने इसको कहा कि संवेदी गामक, है ना, इसको नाम दिया संवेदी गामक। सेंसरी मोटर के नाम से आप इसको यहां पर जानते हो। इस सेंसरी मोटर इसके यहां पर पहली अवस्था है जिसका समय पीरियड है आपके पास कब से लेकर के कब तक, तो अपन ने इसमें यहां पर कहा कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। अब आपको यहां पर संवेदी गामक के अंतर्गत आने वाले मेन टाइटलों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं। भाई आपके माइंड में ये ध्यान रखना है आपको कि जैसे ये जन्म से लेकर के अगर ये 2 साल का बच्चा है तो ये जन्म से लेकर के जो 2 साल वाला बच्चा है, ये 2 साल वाला बच्चा क्या करता है।
अगर आपको ये पता है तब फिर आपको यहाँ पर जरा भी इसमें दिक्कत नहीं होगी इसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कहा यह जाता है कि ये करता है सहज क्रियाएं। अब सहज क्रियाएं, क्योंकि हम जानते हैं ये जो नन्हा मुन्ना है अभी तो 2 साल तक में यहाँ पर अगर अपन देखें तो बहुत ज़्यादा कोई इसमें काम धाम करने लायक या बहुत ज़्यादा रनिंग करने लायक तो नहीं है। तो यहाँ इसमें सहज क्रियाओं में उसका हाथ हिलाना, उसका यहाँ पर पैर हिलाना, तो ये हाथ हिलाना, पैर हिलाना आदि प्रकार की वो बातें करता हुआ दिखाई देता है। और कहीं न कहीं माँ के दूध की बात अगर करते हैं तो माँ के दूध को पीना, इस पॉइंट के अंतर्गत हम यहाँ पर इसमें देखते हैं। इसके साथ साथ में इसमें ये कहा जाता है कि इसमें कभी कभी इसको एक शब्द ये आता है और शब्द आता है प्रतिवर्ती क्रियाएं। अपने से प्रश्न पूछता है इसमें कि प्रतिक्रियाओं का संबंध प्याजे की कौन सी अवस्था से है, तब आप ये कहेंगे पहली अवस्था से। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे मान लो ये बच्चा है, अगर वो किसी टेबल के पास खड़ा है और यहाँ पर आपने मान लो गिलास रखा, तो इस गिलास को गिराएगा, फिर आपने रख दिया, फिर उसको गिराएगा, तो उसको गिराने में जो उसको आनंद परमानंद की अनुभूति होती है या वहाँ पर उसमें जो उसकी ध्वनि सुन करके उसको जो मजा आता है, तो इस प्रकार की गतिविधियां वो प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंतर्गत करता हुआ दिखाई देता है। प्रश्न का नेचर यहां पर आपके पास ये है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का संबंध किससे है, तो आंसर आपके पास संवेदी गामक का। इसमें क्या होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं में, तो किसी वस्तु को, किसी चीज को बार बार वो ऊपर नीचे गिराता हुआ दिखाई देता है, तो उससे इसका यहां पर संबंध है। फिर धुआंधार पॉइंट, इसमें कई बार ये शब्द आया है और इस शब्द का नाम आपके पास है वस्तु स्थायित्व। इसके अंदर यहां पर शब्द आता है, उस शब्द का नाम है इसमें क्या, तो आंसर आए इसमें यहां पर वस्तु स्थायित्व। वो पूछते हैं कि वस्तु स्थायित्व का संबंध प्याजे की कौन सी अवस्था से है, तब आप ये कहेंगे फर्स्ट वाली, जिसका टाइम पीरियड जन्म से लेकर के 2 वर्ष। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का मतलब यहां पर यह होता है कि जन्म से लेकर के 2 साल का बच्चा जब किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना को देखता है, तब उसके मन में यह विचार आता हुआ दिखाता है कि जब मैं किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना को देख रहा हूं, तो ये मैं आज इसको देख रहा हूं, लेकिन ये आज से पहले ही इन्वायरमेंट में उपलब्ध है। तो उसी को यहां पर प्याजे ने जिस नाम से डिफाइन किया, उसको उन्होंने यहां पर क्या कहा, तो उसको वस्तु स्थायित्व के नाम से जानते हैं कि वस्तु और घटनाएं तो तब भी थी जब वो आपकी आंखों के सामने नहीं थी, जब आप जानते नहीं थे, जब आप जानकार नहीं थे, तब भी वो वस्तुएं, तब भी वो घटनाएं, तब भी वो परिस्थितियां विद्यमान थी। तो यहां पर इसका संबंध कहीं न कहीं इसके अंतर्गत लगाया जाता है, वस्तु स्थायित्व से इसको लगाया जाता है। फिर एक बड़ा क्वालिटी वाला प्रश्न, और ये क्वालिटी वाला प्रश्न क्या है जो आपको लीडिंग दिलाएगा, यहां पर यह है कि ये संज्ञानात्मक प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था सेंसरी मोटर, पहली अवस्था का नाम संवेदी गामक। इसमें यहां पर एक बार अपने से किसी एग्जाम में ये पूछते हैं कि इसके उपचरण कितने हैं, तो जब अगर उपचरणों की बात आती है तो इसके यहां पर उपचरण अपने को ये याद रखना है कि इस पहली अवस्था के अंतर्गत यहां पर 6 उपचरण हैं। क्या हम यहां पर इसमें पहली अवस्था के अंतर्गत आने वाले इन 6 उपचरणों के नाम हमको याद करना चाहिए? तो मेरा मानना है कि करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आगे की तरफ रखेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा इसमें यहाँ पर ध्यान दे लें कि वो क्या कहें। तो पहला है इसमें यहाँ पर जिसका नाम है वो है इसमें सहज अवस्था। जो पहला इसका उपचरण है संवेदी गामक का, उसका नाम है आपके पास सहज अवस्था। और इसका टाइम पीरियड यहाँ पर कितना गया है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म से लेकर के 30 दिन, मतलब अपन ये कह दें कि जन्म से लेकर के जो 1 महीने तक का समय रहता है तब तक रहता है वो सहज अवस्था में। फिर यहाँ से जब इसमें आगे की तरफ बढ़े तो दूसरे का नाम आया इसमें प्रमुख वृत्तीय के नाम से इसको जाना। इस प्रमुख वृत्तीय का समय था वो था 1 से लेकर के 4 महीने तक। प्रमुख वृत्तीय का समय था 1 से लेकर के 4 महीने तक। फिर था यहाँ पर गौण वृत्तीय, फिर नाम आया इसमें यहाँ पर गौण वृत्तीय।
इसका समय था यहाँ पर 4 से लेकर के 6 माह तक। फिर आया इसमें यहाँ पर गौण स्कीमेटा। गौण स्कीमेटा के नाम से जब ये आता है तो यहाँ पर आया था ये 6 से लेकर के 12 माह तक में ये गया। फिर आया इसमें तृतीय वृत्तीय, अगला नाम आया इसमें यहाँ पर तृतीय वृत्तीय, और ये आपके पास गया 12 महीने से लेकर के 18 मंथ तक ये जाता है। और फिर यहाँ पर जाता है आखिरी में मानसिक संयोग। जो छठी वाली इन्होंने बताई उसका नाम था यहाँ पर मानसिक संयोग, और ये जाती है आपके पास 18 से लेकर के 2 साल में आपके पास कितने महीने होते हैं, तो 24 मंथ तक ही जाता है। ये हमारा एक ड्रीम का प्रश्न है। बाई चांस इसमें अगर आपसे पूछ ले कि किसका क्या क्रम है, कौन आगे पीछे ऊपर नीचे हैं, तब आप इसमें देखो, पहली है सहज, ये है प्रमुख्य, है ना। उसके बाद प्रमुख के बाद में गौण। तो कभी कभी जब अगर अपन कहते हैं प्राइमरी सेकेंडरी तो उसके बाद में आपके पास टर्सरी, पर इसके मध्य गौण के बाद में एक गौण स्कीमेटा नाम और दे दिया। तो कम से कम ऐसा ही हो सकता है कि इन 3 को तो याद किया जा सकता है, जिसमें प्रमुख वृत्तीय, आपके पास गौण वृत्तीय, और उसके बाद में आपके पास तृतीय वृत्ति वाला पॉइंट आता है। और एक नाम आपके पास यहाँ पर जो छठवां उपचरण है जिसका नाम आपके पास क्या है, मानसिक संयोग के रूप में है। यदि इतनी बातें आपने इसमें से यहाँ पर ध्यानपूर्वक यदि सुन ली तो संवेदी गामक का प्रश्न कभी आपके पास यहाँ पर पहली अवस्था का गलत नहीं होगा। चलते हैं यहाँ से दूसरे की तरफ। जब दूसरे की तरफ अगर चलें तो दूसरे का नाम आपके पास इसमें क्या था, तो इसका जो दूसरा चरण आपके पास आया उसको अपन ने कहा यहाँ पर पूर्व, और इधर की तरफ यहाँ पर नाम आया इसमें पूर्व संक्रियात्मक, और इधर की तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो यह है अवस्था। इसको आपने कहा दूसरी। हाँ, समय पीरियड क्या लिया, तो इसका समय पीरियड लिया आपने 2 साल से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, चलिए बोले ये भी ठीक है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्याजे ने बड़े प्यारे प्यारे 3 शब्द कहे हैं, और ये 3 शब्द इसमें यहाँ पर आपके पास क्या है, तो पहला शब्द इसमें जो आता हुआ दिखाई देता है वो है यहाँ पर इसमें जीववाद शब्द आता है इसमें यहाँ पर जीववाद, और इसकी अंग्रेजी जाती है वो है आपके पास एनिनिज्म के रूप में इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कई बार कई सारी एग्जाम में प्रश्न आया है कि जीववाद का संबंध प्याजे की कौन सी अवस्था से है, तब अपने पास इसमें आता हुआ दिखाई दिया कि इसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से है। इसका मतलब है कि ये जो 2 से लेकर के 7 साल तक की अवस्था है, यहाँ पर प्याजे का मानना है कि इस समय का जो बच्चा होता है उसको ये जो आपके पास 2 बड़े बड़े प्यारे शब्द हैं, जिसमें एक है आपके पास सजीव और दूसरा शब्द है आपके पास निर्जीव, इसमें ये अंतर करने में सक्षम नहीं है। प्याजे ने क्या कहा कि जीववाद का मतलब क्या होता है, एनिज्म का मतलब आपके पास यहां पर क्या होता है, तब उन्होंने कहा कि बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता इस समय की एज का जो बच्चा होता है ना। चूंकि आप प्याजे अपनी थ्योरी जब दे गए तो उनके कॉन्टेक्स्ट में ही आपको इस थ्योरी को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट इसमें यहां पर जो इन्होंने लिया वो लिया इसमें अहम केंद्रिकता। अहम केंद्रिकता जिसको यहां पर ईगो सेंट्रिज्म के नाम से अंग्रेजी में इन्होंने जाना, नाम दिया इसको ईगो सेंट्रिज्म, है ना। अब अहम केंद्रिता नाम से ही स्पष्ट है, स्वार्थी बच्चा। तो कभी अगर आपसे ये चर्चा कर ले इसमें यहां पर एग्जामिनर कि इसके अंतर्गत क्या बात है, तो इसके अंतर्गत बेसिकली जो बच्चा होता है वो है यहां पर स्वार्थी टाइप का। इसको ही इन्होंने प्याजे ने अपने इसमें यहां पर जो नाम दिया वो दिया इसमें यहां पर अहम केंद्रिता। और उसको ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा विचार है वो सब सही है। तो इसका मतलब है कि जो वो कर रहा है वो सब कुछ सही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तब यहां पर इस प्रकार की जब बात को अगर आप इसमें देखोगे तो उस वाली स्थिति को उन्होंने यहां पर नाम दिया क्या, अहम केंद्रिता के नाम से जाना। कई बार तो प्रश्न यही आ गया कि ईगोसेंट्रिज्म का जो रिलेशन है वो प्याजे की कौन सी अवस्था से है, तो इसका आंसर जाएगा आपके पास पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर यहां से इसमें गया तीसरा वाला शब्द बड़ा प्यारा, और अगला शब्द इन्होंने इनकी थ्योरी में दिया अपलटा वी, है ना।
अपलटावी के नाम से इसको यहाँ पर जाना। इसका अंग्रेजी दिया उन्होंने इरेस, फिर उसके बाद में यहाँ पर वर्सिबिलिटी, है ना, इस रूप में इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं डिफाइन किया। ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, तो इसको इन्होंने एक आध जगह ऐसा भी लिखा है, अपलटन भी लिखा है। इस अपलटन का नाम ही है अपलटावी। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से पहला तो प्रश्न ये है कि इसका संबंध कौन सी अवस्था से है, तो आप कहेंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। अर्थात पियाजे ये मानता है कि जो 4 से 7 साल का बच्चा है उसे जब अगर पूछा जाए, उससे जब ये पूछा गया कि 4 + 3 क्या, तो उसने यहां पर ये कहा कि 4 + 3 = 7। बोले चलो ठीक है। जैसे यहां पर इसको पलटा मार दिया और इसका पलटन कर दिया, तब ऐसी स्थिति में उससे पूछा कि 3 + 4 क्या, तो फिर कहता है 3, है ना। तो इसका मतलब है कि वो एकदम से यहां पर इसको पलटाने में सक्षम नहीं है। तो उसका ये पूछना होता है इसमें यहां पर एग्जामिनर का कि अपलटाववादी या ये जो अपलटन की अवस्था है वो कौन सी उसमें पाई जाती है पूर्व संक्रियात्मक में, और इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि एक तरफ से अगर वो कह दे और उसी तरफ से उसको पलटा मार दे और उससे पूछ ले कि ये क्या है, तो उसका सही तरीके से जवाब देने में बहुत सक्षम नहीं होता। उसे यहाँ पर जिस नाम से जाना जाता है वो कहलाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत अपलटाववादी। ऐसा ही एक बार पियाजे ने अपने प्रैक्टिकल में, ये है आपके पास यहाँ पर, मान लो ये है व्यक्ति, एक व्यक्ति आपके पास यहाँ पर ये है। पियाजे ने ये कहा इसे कि ये तेरी बहन है। पियाजे ने इससे यहां पर ये कहा कि ये तेरी बहन है, तो तू बहन का क्या है, तब वो वहां पर उसका जवाब देने में सक्षम नहीं हुआ। या उससे किसी ने पूछा, इसको कहा कि ये मेरी बहन है, तो तू बहन का क्या, तो उसका जब पलटना की बारी आई तो पलटने में यहां पर अपनी बात को सक्षम नहीं हो पाया। उस सिद्धांत को उन्होंने यहां पर जिस नाम से जाना वो कहलाया आपके पास क्या, अपलटावी के नाम से हम इसको जानते हैं। फिर इसमें यहां पर इसमें एक बात और है कि जैसे मान लो अगर अपन इसमें यहां पर देखें और एक बच्चा है, इस बच्चा के सामने यहां पर अपन ने मुद्रा रखी और मुद्रा रखी जिसमें यहां पर 50 रुपए के सिक्के रखे, है ना। ये 50 रुपए के सिक्के रखे और एक नोट यहां पर 500 का रखा, एक नोट यहां पर 500 का रखा। अब ऐसी स्थिति में अगर उससे पूछेंगे कि तू इसमें से यहां पर क्या लेगा, तो इसका चुनाव करेगा, क्योंकि अभी सही तरीके से उसके अंदर ऐसा माना जाता है कि ये जो पूर्व संक्रियात्मक में यहां पर मुद्रा वाला कॉन्सेप्ट, भार वाला कॉन्सेप्ट, लंबाई वाला कॉन्सेप्ट, ऊंचाई वाला कॉन्सेप्ट, चौड़ाई वाला कॉन्सेप्ट सही तरीके से डेवलप हुआ नहीं होता। इसलिए ऐसी स्थिति में यहां पर वो इस प्रकार की संभावना यहां पर आती हुई दिखाई देती है कि उसे यहां पर एक जो है उसके सामने 20 का नोट रखें, ये 20 का एक सिक्का रखें और दूसरी तरफ एक के 20 सिक्के रखते हुए दिखाई देते हैं। तो वो यहां पर क्या करेगा, तो उसने ये कहा कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो यहां पर एक के 10 सिक्कों को चुनना पसंद करेगा बजाय यहां पर 20 रुपए का एक सिक्का लेने के। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की ये जो मुद्रा वाला या जो ऊंचाई वाला, लंबाई वाला, भार वाला, इसमें थोड़ा सा यहां पर इसके कॉन्सेप्ट बच्चे का नहीं बना हुआ होता, तो उसको उन्होंने यहां पर इस नाम से इसमें कहीं ना कहीं जाना। ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी की जब अगर आप बात करोगे तो तीसरा नाम इसमें यहां पर क्या गया था, तो वो था आपके पास मूर्त, और इधर की तरफ इसमें यहां पर आया इसमें संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इसको जाना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल। इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट ऑपरेशनल का जो टाइम पीरियड क्या था, तो वो था आपके पास 7 से लेकर के 11 वर्ष तक का समय। यहां पर आपके पास टाइम पीरियड इसमें क्या था, तो 7 to 11 ईयर। अब मान करके चलें कि बच्चा जो है वो 7 साल का मतलब कक्षा दूसरी में चला गया, 11 साल का मतलब 6 और 5 11, इसका मतलब है कि लगभग वो कक्षा छठी में चला गया। तो यदि एक माइंड का विचार ये दौड़ा लो कि ये 7 से लेकर के 11 साल का बच्चा क्या करता है, तो ये मान करके चलिए कि फिर ऐसे समय आपको कॉन्सेप्ट को और इसमें यहां पर याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको याद हो जाएगा।
तो ये जो आपके पास मूर्त संक्रियात्मक की बात करें इसमें, तो उन्होंने इसमें यहाँ पर जो बात बताई उसमें ये कहा कि ये जो घटनाएं होती हैं, ये जो घटनाएं जो होती हैं, इन घटनाओं में इनमें क्या समानता है, इन घटनाओं में क्या समानता है, इन घटनाओं में क्या विभिन्नता है, इन घटनाओं में क्या समानता है, घटनाओं में क्या विभिन्नता है, इनको ये थोड़ा सा जानना पहचानना सीख जाता है यहाँ पर। और ऐसा भी इसमें प्याजे ने एक जगह इसमें ये कहा कि वो धीरे धीरे जो है तर्क करना भी इसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरू कर देता है, धीरे धीरे तर्क करना भी इसमें यहाँ पर शुरू कर देता है। एक आध बार प्रश्न आया है कि जब अगर हम यहाँ पर तर्क की बात करें तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो चालू कर देता है, तर्क करना चालू इसमें यहाँ पर कर देता है। तो एक तो पॉइंट ये कि घटनाएं जब समानता और विभिन्नता उसमें निकालना शुरू कर देता है, लॉजिकली थोड़ा बहुत इसमें यहाँ पर काम करने लग जाता है। इसका सबसे बड़ा एक जो मुख्य पॉइंट है जो आपको याद रखना है, वो शब्द आपके पास है यहाँ पर संरक्षण, जिसको यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि संरक्षण का इसमें वो क्या बताना चाहता है। तो अपन ने ये कहा था कि वहां पर उसके पास 10 रुपए के 10 सिक्के रखे और 20 रुपए का एक सिक्का रखा, तो उसने 10 रुपए के सिक्के जो थे उसको लेना उसने पसंद किया, 20 रुपए का सिक्का उसने एक नहीं लिया। अब यहां पर उसने संरक्षण के अंतर्गत ये बात बताई कि एक बच्चा है जिसके पास 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की मिट्टी की जो है वो एक गेंद इसके पास यहां पर रखी गई, 2 सेंटीमीटर की मिट्टी की एक गेंद इसके पास यहां पर रखी गई, और एक उस 2 सेंटीमीटर का जो टोटल था उसमें एक आइटम उसने ऐसा बनाया और एक आइटम उसने यहाँ पर इस प्रकार से बनाया, एक आइटम उसने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का इस प्रकार से बना दिया गोल में, और एक आइटम को जो है उसने यहाँ पर लंबी छड़ी के रूप में बना दिया। तब उससे पूछा गया कि इसमें से यहाँ से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें तुमको मिट्टी ज़्यादा दिख रही है, तो बड़ा वो लॉजिकली यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हो जाएगा, बोले दोनों में ही बराबर है, क्योंकि दोनों में ही 2 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट लगा है, 2 सेंटीमीटर का वॉल्यूम लगा है, इसलिए दोनों की वैल्यू जो है वो आपके पास बराबर है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपके पास अपने को प्रश्न ये आता है इसमें से यहां पर कि संरक्षण का संबंध प्याजे की कौन सी अवस्था से है, तो इसका आंसर आपके पास आता हुआ दिखाई दिया इसमें मूर्त संक्रियात्मक में। हम यहां से जाते हैं अब अगली और बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें यहां पर पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जैसी बात होती है, पेंडुलम एक्सपेरिमेंट जैसी बात होती है इसमें। तो ये यहां पर क्या है आपके पास पेंडुलम एक्सपेरिमेंट से पहले अपन देखें तो पहले तो इसमें यह है कि चौथी अवस्था, इस चौथी अवस्था का नाम क्या है, तो इसका नाम है आपके पास, जिसको आपने यहां पर कहा औपचारिक संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम इसको यहां पर जानते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से इसको हम जानते हैं। इसकी एज क्या थी, तो इसकी एज है वो है आपके पास 11+, पर कहीं कहीं 12 भी कुछ किताबों में लिखा रहता है। लेकिन जब प्याजे की ओरिजिनल थ्योरी को अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो इसमें अपने इसमें यहाँ पर जो बात कही है वो आपके पास 11+ वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप इसमें यहाँ पर यही याद रखें। इस सिद्धांत के अंतर्गत मेन चीज़ें यहाँ पर क्या हैं, तो इसमें यहाँ पर मेन चीज़ आती हुई दिखाई देती है, ये शब्द है आपके पास तार्किक चिंतन करना। एक पॉइंट इसमें यहां पर आता है, देखो वहां हल्का सा तर्क कर रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है मूर्त में। और उनका ऐसा है, जैसे अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये अपन ने कहा कि ये मोबाइल है, इस मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको तर्क करने के लिए कहेंगे तो उसके सामने कोई मूर्त चीज थी और उसने उस पर तर्क कर दिया, ये पेन है, इस पर उससे तर्क करवाएंगे तो कर देगा। तो वहां पर उसका जो तर्क करने का जो तरीका होता है, जब उसके सामने कोई चीजें होती है मूर्त रूप में, उस बिहाव पर वो तर्क करता है। और यहां पर जब तार्किक चिंतन की बात करते हैं तो यहां उसके सामने कुछ भी ना हो, फिर भी वो तार्किक चिंतन करके आपको बताने का प्रयास करता है। तो उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत यहां पर तार्किक चिंतन अर्थात इसमें चिंतन का तरीका कैसा होता है, तो उसने कहा कि अमूर्त तरीके से इसमें यहां पर चिंतन करता है। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे अभी यहाँ से अगर कोई कॉन्सेप्ट का किसी चीज़ों का अनुमान लगाना हो जो मेरे सामने नहीं हो और फिर मैं उस पर यहाँ पर चिंतन करूँ, जब मैं उस पर अगर तर्क करूँ तो उस वाले पॉइंट को इसमें यहाँ पर जो नाम दिया जाता है वो कहलाता है इसमें अमूर्त चिंतन। तो यहाँ की ये सबसे बड़ी इसमें खासियत है। फिर इसमें यहाँ पर एक शब्द आता है कि यहाँ बच्चा ऐसा हो गया
कि वो इसमें समस्या समाधान कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसमें यहाँ पर कर सकता है। इसके साथ साथ में इसमें यहाँ पर इनका पियाजे का ये भी मानना था कि वास्तविक क्या होता है और अवास्तविक क्या होता है, वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है, इनमें जबरदस्त तरीके से वो अंतर कर लेता है, वास्तविकता और अवास्तविकता के मध्य अंतर कर लेता है। फिर यहाँ पर इन्होंने इसमें बात बताई कि परिकल्पना भी विकसित कर लेता है। कई बार ये प्रश्न आया है कि पियाजे की कौन सी अवस्था में परिकल्पनाएं विकसित होती है। परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से जो होता हुआ दिखाई देता है वो यही है इसमें कि किसी कोई घटना घटित हो जाए तो उसके कारणों को जानना, उसके बारे में डिफरेंट प्रकार से यहाँ पर थिंक करना, वो पॉइंट आपके पास यहाँ पर क्या कहलाता है, परिकल्पना। इसी के मध्य पियाजे ने इस अवस्था में एक बड़ा प्यारा शब्द बोल दिया। वो शब्द इसमें यहाँ पर क्या था, तो उसका नाम था इसमें पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, यहां पर ये शब्द जो है उन्होंने इसमें यहां पर यूज किया। और ये है कि जब अगर पेंडुलम एक्सपेरिमेंट की अगर बात करते हैं तो पेंडुलम एक्सपेरिमेंट पियाजे के अनुसार क्या है। अब यहां पर आपका जो विज्ञान का पेंडुलम एक्सपेरिमेंट हो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यहां पर अगर देखें तो यहां इसने ये कहा कि जब अगर आपके पास कोई वास्तविक चीजें होगी तो इस वास्तविक चीजों से आप काल्पनिक की जो दुनिया होगी, इस काल्पनिक की दुनिया में काल्पनिक की दुनिया में आप यहां पर जो है वो काल्पनिक की दुनिया में आप चिंतन कर सकते हो। तो सामान्यतः इसे ही इसने यहां पर जिस नाम से जाना वो कहलाए इसमें पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। अर्थात पेंडुलम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि वास्तविक चीजों के अगर हमारे पास यहां पर थोड़ा बहुत कुछ जानकारी अगर होती है तो इसके बाद हम काल्पनिक दुनिया में अर्थात अमूर्त चिंतन करने के योग्य भी हो जाते हैं। उसको हम यहाँ पर जिस नाम से जानते हैं वो कहलाता है आपके पास पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये शब्द इधर से कनेक्शन है। बेसिकली अपन ने ये कहा था कि वो तार्किक चिंतन कर लेता है, अमूर्त चिंतन कर लेता है। इसका मतलब है कि अमूर्त मतलब कल्पनाओं में जा करके, तर्क मतलब उसके पास वहां पर तो यही वाली बातें आती हुई दिखाई दी उसमें कि वास्तविकता से वो काल्पनिक चिंतन की दुनिया में बहुत धुआंधार तरीके से यहां पर वो देख सकता है। इसे कहते हैं पेंडुलम एक्सपेरिमेंट। पेंडुलम एक्सपेरिमेंट का संबंध कौन से अवस्था से है, तो इसका आंसर है आपके पास पियाजे के अंतर्गत चौथी अवस्था से, जिसको आप यहां पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं या जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेशन आपके लिए बड़ा शानदार रहेगा। आज तक कभी नहीं आपने ऐसा पढ़ा होगा, और यदि वास्तव में इस प्रकार के सेशन को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो मान करके चलिए कि पियाजे को अब आपको और किसी का सेशन डबल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल शब्दों में कीवर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में यहां पर एक एक इसकी संकल्पनाओं को उठा करके बड़ा ही सुंदर तरीके से इसमें समझाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप अपने कई सारे दोस्तों के मध्य इसको शेयर करेंगे। इस सेशन को जो है आप अपने कई सारे दोस्तों के मध्य शेयर करेंगे, और ये जो एग्जाम@IIT का यूट्यूब चैनल है उसको आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएंगे, और आपको ये वास्तव में लगेगा कि नहीं हमने कोई चैनल ज्वाइन किया है और उसमें वहां पर एक से बढ़कर एक क्वालिटी वाली चीजें मिलती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो इसी के साथ में इस पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को यहीं पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।